नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने पाकिस्तान के भाई बहनों को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा लगता है तो जो बेल आइकॉन की घंटी होती है उसके निशान को दबा दें ताकि राइट वे आपको जो भी मैं यूट्यूब चैनल कनेडा से बीइंग इंडियन, बीइंग कनेडियन, बीइंग इंसान आपके लिए करता हूँ वो आपको राइट वे पहुँच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअल में एक मैंने बचपन में मूवी देखी थी, उसका नाम था चाचा भतीजा, इंडिया में थी। उसमें एक गाना था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी चाचा क्यों भतीजा। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उसका फल हमें समय पाकर मिलता है। और समय पाकर वैसा ही नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलता है। अगर बुरा काम करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बुरे आएंगे, अगर अच्छा काम करती हैं लाइफ में तब टाइम पाकर उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये एक पक्की बात है। देखो, जब नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती हुई, उसको एज प्राइम मिनिस्टर गद्दी से उतार दिया गया, उसको प्रधान जिसकी प्रेसिडेंटशिप थी मुस्लिम लीग नवाज की, वो भी तोड़ दी गई क्योंकि वो बाबा डैम वाले सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम चीफ जस्टिस थे, वो अपनी मनमर्जी करते थे। तो उन्होंने ये सोचा नहीं, उन पर क्या क्या तशद्दुद नहीं किए, उनको जेल में डाला, उनके हथकड़ियां लगाई। उसकी बेटी मरियम नवाज जो आजकल पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उसको बाप के सामने अरेस्ट किया। उसकी जो नवाज शरीफ की वाइफ थी वो मौत के बिस्तर पर पड़ी थी, उसको फोन नहीं करने दिया। इतना जुल्म और सितम ढाया। और ये खुदा का एक कानून है। वो क्या कानून है कि जब चार तरफ से इतना अंधेर, घोर अंधेर, अत्याचार बढ़ जाए तो खुदा फिर किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है, इंसान के रूप में। और वो खुदा वो उसी इंसान से ऐसे काम कराता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। यही बात आज पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान भी इंडिया की तरह 1947 में आजाद हुआ था। पहले तो हिंदुस्तान ही था ना, हिंदुस्तान के दो पोर्शन हो गए, एक को भारत कहने लगे, एक को पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तब से अब तक ये हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम पावरफुल बॉडी है वो है एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कह लो कि फौज का जो चीफ होता है, आर्मी का जो चीफ होता है, वो ऑल इन ऑल होता है। वो पाकिस्तान में उसकी चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई पार्टी का हेड भी क्यों ना हो, वो सभी उसके मतहत हैं। प्रैक्टिकल जो आर्मी का चीफ होता है उसी की चलती है। जहां आर्मी के चीफ के साथ आईएसआई जो उसके नेक्स्ट टू चीफ आर्मी होता है उसकी चलती है। कई बार तो आईएसआई वाले चीफ से भी ज्यादा चलाते हैं, उनकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब उनके पास पावर होती है तो वो अंधे हो जाते हैं। देखो, जो कुदरत का सिद्धांत है कि जब पावर आती है ना तो इंसान के जो पैर हैं वो जमीन पर नहीं रहते। वो इतनी ज्यादा जातियां करता है, हेरा फेरी भी करता है, पैसे भी गलत ढंगों से कमाता है, रेप भी करता है, जो दिल चाहे करता है, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। वो खुद अपने आप को खुदा से ऊपर समझता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि खुदा की जो लाठी है ना उसकी मार बड़ी लंबी है। यही बात सच हुई कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के कोई आईएसआई का जो चीफ है उसकी तरफ कोई उंगल भी उठा ले, चाहे वो पावर में है या पावर से बाहर हो जाए, चाहे वो प्रेजेंट आईएसआई चीफ है या एक्स हो जाए, कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता क्योंकि फौज उसके पीछे खड़ी होती थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मुशर्रफ है, उसको नवाज शरीफ ने अरेस्ट करवाने की कोशिश की। वो कोर्ट में जा रहा था लेकिन फौज उसके पीछे खड़ी थी, कोर्ट जाने नहीं दिया, सीधा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से दुबई। उसका कोई बाल बिंगा नहीं कर सका। वो अलग बात है कि मरना तो सभी नहीं है, ये उसने भी नहीं सोचा था। अल्टीमेटली उसकी दुबई में डेथ हुई तो उसका जो जनाजा है वो पाकिस्तान में। इसी तरह पाकिस्तान के पिछले 10-15 सालों में फैज हमीद आईएसआई के चीफ थे, जो सिपाही मास्टर थे। इतनी लोगों की टेप करनी, ऑडियो वीडियो बनानी, जो चाहे वो कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को डायरेक्शन देनी, कैमरा के जो
चेयरमैन होते थे, उसको मनमर्जी का नहीं, सारा मीडिया उसके कंट्रोल में था। पॉलिटिशियन किसको कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, किसकी तरफ वोट डलवानी है, उसके इशारे से सारा काम चलता था। ये नवाब जो फैज हमीद है ना, जो बाजवा साहब आर्मी के चीफ थे, उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया से इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी। सपना यही था कि इमरान खान को हम बनाएंगे राष्ट्रपति और मैं बनूंगा फौज का चीफ, और एक बाबा डैम वाला जो छोटे से था कद का, सुप्रीम कोर्ट का, मेरे ख्याल उसका नाम मैं भूल गया, जो भी था, नासर या नसूर समथिंग जो भी था, वो जो तीनों इन्होंने इतनी अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर जो है हमारे तीनों के हाथ में हो। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। इमरान खान के खिलाफ बाजवा साहब हो गए, वो निकाल दिए गए, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। तो कहते थे कि इमरान खान 100% ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी कोई नहीं होती जब पावर होती है ना। अगर खुद भी ईमानदार हो तो उसके नीचे उसके रिश्तेदार, उसकी वाइफ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके सपाटी वाले सब रंगे हाथी खूब ऐश करते हैं, खूब पैसा करते हैं, खूब रिश्वत लेते हैं। उसके ऊपर हीरों के केस बने, उसके ऊपर कितने कितने पैसों के कई केस थे। लेकिन क्योंकि आईएसआई का जो चीफ जो बंद हो गया था, अब नहीं है, फैज हमीद, उसके फिर भी कनेक्शन थे जो प्रेजेंट मिलिट्री में ऑफिसर्स हैं या जो रिटायर हो चुकी हैं, जजों के साथ उसके संबंध थे, पुलिस के साथ उसके संबंध थे, जेल सुपरिटेंडेंट के साथ उसके संबंध थे। मैं ये कहूं कि उसने एक पैरेलल फौज आईएसआई खड़ी की हुई थी। और दूसरी तरफ जो आर्मी के अब हमारे चीफ हैं, बड़ा उनकी आंखों में देखो बड़ी शराफत है, लगता ही नहीं वो आर्मी के चीफ होंगे। वो तो ऐसे लगता है जैसे किसी स्कूल में शरीफ जो है संस्कृत का या उर्दू का टीचर हो, आंखों में शर्म होती है, रब खुदा का डर होता है। आसम मुनीर, उनको पूरा अड्डी चोटी का जो लगाया इसने, फैज हमीद ने, इमरान खान ने, और जो बंदयाल सुप्रीम कोर्ट का था, इसको बनने नहीं देना। पर भाई साहब आप भूल गए, जिसको राखे साइया मार सके ना को। आप जितनी मर्जी जोर लगाते रहे, अल्टीमेटली उसकी जीत हुई, क्योंकि उसको खुदा ने भेजा था, उसके ऊपर अल्लाह का हाथ था। वो किसी को तंग नहीं करता था, वो खुद बेईमान नहीं था, वो किसी को नजायज तंग नहीं करता था, ना अब करता था ना पहले करता है। वो एक शरीफ आर्मी का चीफ बना है। इन्होंने सोचा कि वो तो शरीफ है, उसको कौन पूछता, हम अपनी बदमाशी करते हैं। इसने फैज हमीद ने रिटायर होने के बाद भी ऐसे ग्रुप बनाए, ऐसी कॉन्स्पिरेसी की, जैसे फौज पर अटैक करवा दिया। वो चाहता था कि रिवोल्ट हो जाए, फौज के ऊपर कब्जा कर ले, मैं वापस आर्मी का चीफ बन जाऊंगा, इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल देंगे और वो या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या राष्ट्रपति बन जाएगा, फिर हमारी बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, जो चाहेंगे करेंगे। ये जो है ना गलत सोच, मनमर्जी का काम करना, अल्लाह के घर को, अल्लाह के घर को ये मंजूर नहीं है। हुआ यही कि एक रात आई, मेरे ख्याल शायद इसी महीने की 12 अगस्त थी, या 12 या 13 या 10 अगस्त थी, अचानक ही न्यूज़पेपर में आया कि आर्मी ने जो हमारे फैज हमीद है, जिसकी हवा की तरफ कोई देख नहीं सकता था, उसको अरेस्ट कर लिया। किसने किया, किसके इशारे पर? आसम मुनीर के जो संत हैं। संत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन संत की लाठी बड़ी तेज होती है। वो डरते नहीं, अगर आप सोचोगे, वो बदमाशी नहीं करते, लेकिन डरते नहीं, दिल के साफ होते हैं। उन्होंने इसको अरेस्ट किया, कोर्ट मार्शल किया। लोग सोचते थे ये कैसे हो सकता, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वो हमीद, फैज हमीद को पकड़ लें, ये तो झूठी बात है, झूठी बात है। लेकिन उसका घड़ा पापों का भर चुका था। जब अब इंक्वायरी हुई तो और फौजी भी पकड़े गए, और भी पकड़े जाएंगे। वो अभी जो जेल है अडयाला, जहां पर इमरान खान कहते कैदी नंबर पता नहीं 804 या 495 420 जो भी है, वो अडयाला जेल नहीं थी, वो तो 5 स्टार प्रैक्टिकल होटल था। जब रात को 8-9 बजते थे, 8-9 बजते थे, जेल के हो जाते थे दरवाजे बंद, तो जेल जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था वही आल इन आल था, दरवाजे खुल जाते थे इमरान खान के, वही बुशरा बीबी को भी मिलता था। और वो कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि ये तो
नशे का आदी है इमरान खान, तो फिर हम सोचते थे, मैं पर्सन सोचता भी 1 साल हो गए, झूठा क्यों इल्जाम लगाते थे, 1 साल जेल में हो, नशे के बिना कैसे रह सकता है। पर ये नहीं पता कि वो जो हमारे फैज हमीद साहब हैं और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल हैं और आईजी हैं, जितने भी लोग मिले हुए हैं, रात को ऐश करते हैं, एक दूसरे को कंटेक्ट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इसीलिए इमरान को लगता ही नहीं था कि मैं जेल में हूं, क्योंकि फर्स्ट क्लास देसी घी के मुर्गे खाने, एक्सरसाइज करनी, रात को गपशप लगानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे, फिर आकर सो जाना। लोगों की तरफ से वो जेल में था, लेकिन वो तो पूरे जैसे होते हैं ना हमारे पंजाब में, जैसे यूपी में हमारे गुंडे लोग होते हैं, वो कुछ नहीं पूछते, जेलों जुलों में सुपरिटेंडेंट भी डरते हैं। लेकिन जब डंडा चला आसिम मुनीर का, तो सब पकड़े गए, सभी उन्होंने 2-2 पैरेलल फोन रखे हुए थे, मैसेज देते थे, बातें करते थे। ये स्मार्ट तो हैं। ये जो अपने आप को स्पाई मास्टर समझता था ना फैज हमीद, कि मैं तो लोगों के ऐसे ऐसे गंदे टेप कर लेता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के कर लेता हूँ, चीफ मिनिस्टर के कर लेता हूँ, जजेस के कर लेता हूँ, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। इसको नहीं पता था कि आज तेरी भी वीडियो, तेरी भी ऑडियो लीक होगी। ऐसे नहीं कि दुनिया में कोई बोल्ड नहीं। एक हमारा कैमरा का अफसार आलम है, लंबा सा है, उसके बाल थोड़े से, मैं कभी कभी देखता हूं उसको, बड़ा बोल्ड है, साफ है। मुझे ये याद है कि आज से 1-2 साल पहले उस पर गोलियां चलाई गई, वो बच गया। इसी फैज हमीद की कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि वो बोल्ड था। अदरवाइज तो अगर कोई आईएसआई का जो चीफ है किसी को मैसेज दे, किसी को फोन दे, तो उसकी पतलून गिल्ली हो जाती थी कि उसका फोन है। उसका मतलब ही नहीं था कि कौमा फुल स्टॉप जो का है उसका कहना ना माने। लेकिन जब फैज हमीद ने अफसार आलम को एज पेम्परा के चीफ के तौर पर फोन किया, उसने हिम्मत की, क्योंकि बोल्ड था, मरना तो एक दिन है। फैज हमीद के कोई 10 पैर लगे हुए हैं, उसके कुछ ज्यादा मसलन है, पावर तो कुर्सी की है। लेकिन जो बोल्ड होता है, ईमानदार होता है, वो किसी का नहीं, वो किसी से डरता नहीं। अब सार आलम तुझे सलाम, तुमने वो करके दिखा दिया कि तू भाई साहब दूसरों की टेपें करता है, बाद में लीक करके ब्लैकमेल करता है। तेरी मैं खुद करूंगा रिकॉर्डिंग। उसने रिकॉर्डिंग की, सुन लो, अभी मैंने भी सुनी है। वो उसको धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चालाक था, वो बात नहीं बता रहा था, लेकिन खाली इशारों इशारों में बता रहा था कि अफसार जी, मैंने ब्रिगेडियर को भेजा था, आप मेरा कहना नहीं मानते, मैं उसको भेज का क्या बात होगी। वो मीडिया वालों को क्या है वो बता नहीं था, वो कहता ब्रिगेडियर आएगा, वो आपको बता देगा, आपकी मर्जी। इतना कहना ही बहुत होता है। इसने रिकॉर्डिंग की, इसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टैंड लिया कि कैसे मुझे धमकाते थे, कैसे लेकिन ये डरा नहीं। मौत तो आनी है, कहने की सभी कहते हैं, लेकिन जो बोल्ड होता है ना, वो कभी कभी पैदा होता है। अब सार आलम ने वो कर दिया, उसकी ऑडियो लीक करके ये प्रूव कर दिया कि तू खाली अपने आप को क्या बदमाश समझता है, दूसरे भी शेर अभी जिंदा हैं पाकिस्तान में। अभी देखो, ये बात नहीं, जो बंदयाल था सुप्रीम कोर्ट का, साकब नासर था एक्स चीफ मिनिस्टर, एक और ही है कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, वो पहले इलाहाबाद का था। वो जब चौधरी साहब थे, उनका वकील भी था, मैं नाम भूल गया, थोड़ा सा मेरी जैसे हेल्थ बड़ी सी है, वो भी इमरान के मिला हुआ था साथ में। अभी जो 13 जजेस का फैसला आया है, वो ये कॉन्स्पिरेसी है 8 तरफ जो एक तरफ हुए। तो इसीलिए उनके दिमाग में था कि बस अगस्त अक्टूबर में वो जो हमारा चीफ जस्टिस है, भला इंसान है, देखो पाकिस्तान की भी क्या है। अब दोनों ही चीफ भले मानस हैं, दोनों ही 100% ईमानदार हैं। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये तो ईमानदार है, जो तो चले जाएंगे, उसके बाद हमारा गुंडा राज ही चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि दिमाग में ये प्लानिंग बनाई हुई थी कि अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएगा, तो दूसरा चीफ जस्टिस आएगा, फिर बल्ले बल्ले हम जो मर्जी के फैसले करेंगे, इमरान को जेल से बाहर निकाल देंगे, तो वापस कंट्रोल कर लेंगे आईएसआई को, फौज को निकाल देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। वो जो आसिम मुनीर है, वो तो बेचारा भला मानस है, वो भी चला जाएगा, छोड़ जाएगा, फौज हमारी तरफ हो जाएगी, फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे। ये जो काले भूड है ना, एक मुझे नकवी है उनका, मैं कई बार यूट्यूब सुनता हूं, वो जजिस को काले भूड कहते हैं। ये वाकई काले भूड है, सारे नहीं, जो भी हैं बड़े खतरनाक हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं। अब आसिम मुनीर का जब डंडा चलेगा ना, इसको लटाएंगे, इनको जजिस को भी नीचे प्रूफ के साथ कि तुमने क्या क्या बेईमानी की है, गलत की है। तो उस समय मुझे नवाज शरीफ की वो बात याद आ जाती है, जब उसको पूछा गया कि तुम्हारे साथ इतनी जाती हुई है, तेरी बेटी मरियम के साथ इतनी जाती हुई है, तेरी वाइफ के साथ क्या क्या नहीं किया इन्होंने, उसको बेड बिस्तर पर छोड़कर आपको जेल में डाल दिया, क्या तंग क्या नहीं तंग किया। वो कहता था मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं इसका पक्खा बंद कर दूंगा, रोटी भी चेक होती थी।
इतना तंग किया, जमीन पर भी सुलाते थे। पर नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने सारा हिसाब अल्लाह पर छोड़ दिया। अच्छा किया नवाज शरीफ साहब, आपने बहुत अच्छा किया। अगर बदले की भावना लेते तो नफरत से नफरत पैदा होती है। आपने अल्लाह पर छोड़ दिया और अब अल्लाह का करिश्मा देखो कि अल्लाह ने आसम मुनीर से ऐसा काम करवाया है। अब जब इसको फैज हमीद को पकड़ा है ना, कोर्ट मार्शल होगा, तो देखना जो दूसरे हैं ना उसकी, जैसे बिलावल कहता था टांगे कांपती हैं, टांगे कांप, तो उसको आना नहीं, बेचारे को आता नहीं उर्दू, वो कहता कांपे टांगे, कुछ ऐसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब जो जितने भी आईजी है ना, जो एक्स आईजी था हमारा जेलों का, वो भी कॉन्स्पिरेसी करके कभी नवाज शरीफ को तंग करता था, कभी मरी। वो शर्म नहीं आती आपको कि एक बेटी को तंग करते हो? किसी के बाप की बेटी है, तुम्हारे भी घर में बेटी होगी। जो आपकी सोचने का ढंग था ना, अब अल्लाह का डंडा तैयार है, भुगतो भुगतो। इसीलिए मैंने जो हेडिंग किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी चाचा क्यों भतीजा, दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। अब हमें भी चाहिए कि काम बुरा करने से पहले, मैं अपने आप को भी कहता हूं, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, 10 बार सोचो, कभी बुरा काम ना करो। बुरे काम के हमेशा ही बुरे रिजल्ट होते हैं। थैंक यू।